So today we'll start the agriculture sector on the eve of independence. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम हालांकि पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर और द स्टेटस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, कि हमें पता है कि कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, बाय देयर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम था उसके थ्रू। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है स्टेटस पढ़ेंगे जो बताएगा कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो कैसा था। तो फर्स्ट पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही लो थे। अब प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, एक बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल था। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं हालांकि, बट पूछ लेता है क्योंकि ईजी पोर्शन भी होता है पेपर का थोड़ा सा। ठीक है, तो सपोज 1 मार्क्स में पूछ लिया गया प्रोडक्टिविटी क्या है या प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी मीन आउटपुट पर हेक्टेयर। आउटपुट, ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी रेफर्स आउटपुट पर हेक्टेयर। ओके, हेक्टेयर इज द यूनिट ऑफ measuring the land and land is the factor of production. ठीक है, so that means land के 1 हेक्टेयर पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, that is productivity. So basically you can also say that productivity is the ability to produce. ठीक है, किसी फैक्टर में कितनी एबिलिटी है आउटपुट प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो उसकी 1 यूनिट में, किसी भी फैक्टर की 1 यूनिट में आउटपुट प्रोड्यूस करने की कितनी एबिलिटी है वो उस टोटल आउटपुट से पता चल जाएगी जितनी उस 1 यूनिट ने प्रोड्यूस की है। यहाँ पे हम लैंड एज अ फैक्टर लेके चले क्योंकि एग्रीकल्चर की आउटपुट या प्रोडक्टिविटी हम चेक कर रहे हैं, तो लैंड हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसकी 1 यूनिट क्या होगी पर हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो उस लैंड की क्या हो जाएगी प्रोडक्टिविटी या एबिलिटी टू प्रोड्यूस। ठीक है, वेयर प्रोडक्शन इज द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस। प्रोडक्शन है टोटल आउटपुट। ठीक है, टोटल आउटपुट जितना भी लैंड एरिया है, ठीक है, उस पर कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, दैट विल बी द प्रोडक्शन और द टोटल आउटपुट। प्रोडक्टिविटी इज द आउटपुट पर हेक्टेयर। दैट मीन्स इस फैक्टर लैंड एज अ फैक्टर जिसकी 1 यूनिट लेके चल रहे हैं, किसी भी फैक्टर की 1 यूनिट में प्रोडक्शन की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, वो होती है प्रोडक्टिविटी। तो अब हम यहाँ पे कौन सा फैक्टर लेके चले, लैंड लेके चले, और उस लैंड की 1 यूनिट क्या है 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, तो उस 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड की प्रोडक्शन एबिलिटी हो जाएगी कि उस 1 हेक्टेयर में कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है आउटपुट प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो वहाँ पे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही लो थे। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 मेजर क्रॉप्स का डेटा दे रखा है टेबल में, राइस एंड व्हीट का। ठीक है, सो ईयर 1947 एंड 2016-17 कंपैरिजन है, क्लियर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो 1947 में हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो व्हीट की कितनी थी, व्हीट की जो प्रोडक्टिविटी दैट वाज 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में उस टाइम पे 1947 में 660 किलोग्राम प्रोड्यूस होता था व्हीट, वेरस जो राइस का प्रोडक्शन था वो 665 था पर हेक्टेयर। ठीक है, 665 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में प्रोड्यूस होता था। वही प्रोडक्टिविटी बढ़ के 2016-17 में, ठीक है, लाइक 3216 किलोग्राम हो गई व्हीट के लिए एंड राइस के लिए 2550 किलोग्राम। ठीक है, मैनी टाइम्स या मैनी फोल्ड इंक्रीज हो गई। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 1947 में व्हीट का प्रोडक्शन था 64 लाख टन टोटल प्रोडक्शन कंट्री में, ये टोटल कंट्री की प्रोडक्शन 64 लाख टन। 2016-17 में वो 984 लाख टन हो गया। इसी तरीके से राइस का भी बढ़ के 220 लाख टन से 1102 लाख टन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली मोटा मोटा अगर हम देखें तो हमें क्या पता चला कि 1947 से 2016-17 में, ठीक है, एंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन काफ़ी लो था, और उसके बाद 2016-17 तक आते आते हमारा जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो है मैनीफोल्ड इंक्रीज हो गया। ठीक है, लाइक 3 या 4 गुना जो है वो इंक्रीज हुई प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। सिर्फ ये बताना प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन क्या है, और वो काफ़ी लो था। ठीक है, कि 1947 और 16-17 या 15-16 के ड्यूरिंग, ठीक है, वो काफ़ी लो था। 47 के ड्यूरिंग 15-16 या 16-17 तक आते आते वो मैनी टाइम्स या मैनी फोल्ड इंक्रीज हो गई, दोनों चीज़ें, प्रोडक्टिविटी भी और प्रोडक्शन भी। आपको रीज़न यहाँ पे डिस्कस नहीं करने कि क्यों हुए थे, उसका अलग पॉइंट है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी।
ठीक है। उस टाइम पे जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर था वो हाईली अनसर्टेन था। वाई सो? बिकॉज इट वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ठीक है। आउटपुट टोटली रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थी। नो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन यूज टू एग्जिस्ट, जिसकी वजह से इरिगेशन के लिए हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे। इफ गुड रेनफॉल इज ऑब्जर्व द टोटल आउटपुट विल इंक्रीज, अदरवाइज the total output will be low. This is uncertainty, high degree of uncertainty. Next one is dominance of subsistence farming. सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा subsistence farming होती क्या है, ठीक है। Dominance of subsistence farming. So what is subsistence farming? Subsistence farming is the farming in which the farmers produces or grow only that much crop which is required for their सेल्फ कंजम्पशन, खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना ग्रेन चाहिए वो सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करते थे या वही ग्रेन प्रोड्यूस करते थे। दैट मीन्स कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती थी या कैश क्रॉप्स जो थे वो ग्रो नहीं करते थे, ठीक है। वो सिर्फ अपनी खुद की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो ग्रेन्स चाहिए वही क्रॉप ग्रो करते थे, उतना ही ग्रो करते थे जितनी उनकी खुद की रिक्वायरमेंट, ठीक है। वो मार्केटिंग के लिए ग्रो नहीं करते थे, सरप्लस आउटपुट वहाँ पे नहीं होता था, ठीक है। दिस इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ओके क्लियर। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली मीनिंग बता दिया क्या। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द फार्मिंग इन विच द फार्मर्स यूज टू ग्रो द क्रॉप्स विच आर पर्टिकुलरली और बेसिकली नीडेड टू फुलफिल देयर नीड्स और बेसिक नीड्स, उनकी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इट वॉज रिलेटेड विद द बेसिक नीड्स ओनली, ठीक है। दिस इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कंट्रास्ट में कमर्शियल फार्मिंग आ जाता है जो वहां पे उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, बाद में किया, ठीक है। बाद में वो पोस्ट कमर्शलाइजेशन आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज, कल भी डिस्कस किए थे हम, गल्फ बिटवीन soil tillers and landowners. The gulf between the soil tillers, yeah, you can say tillers of the soil and the landowners, ठीक है। दो चीजें हैं। तो ट्राइंगुलर सिस्टम में गवर्नमेंट था, वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हमने डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्राइंगुलर सिस्टम नहीं, क्योंकि पॉइंट ही क्या है, गल्फ और गैप बिटवीन द सॉइल टिलर्स एंड द लैंड ओनर्स, ठीक है। वो गैप क्या है? ये वही गैप है जो कि हम इकोनॉमिक्स में बेसिकली डिफाइन करते हैं, द गैप बिटवीन पुअर्स एंड रिच, ठीक है, और द डिफरेंस ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं और जिनके पास नहीं हैं, उनकी वजह से गैप क्रिएट हो जाता है, हैव एंड हैव नॉट्स, ठीक है। नो, हैव नॉट्स एंड हैव, ठीक है। बिकॉज during the colonial period it was assumed that these zamindars are the actual land owners, ठीक है, and these are just the tillers, ठीक है। ये पेशेंट्स थे जो सिर्फ खेती करते थे, इनके पास रिसोर्स की ओनरशिप नहीं होती थी, ठीक है। मालिकाना हक इनके पास नहीं था, क्लियर। ये सिर्फ प्रोड्यूस करते थे और उसका एक पर्टिकुलर एक सर्टेन प्रोपोर्शन जो था इनको टैक्स के रूप में किन्हें देना होता था, लैंड ओनर्स को देना होता था, ठीक है। उसी की वजह से गैप क्रिएट हुआ। किस वजह से? the land owners or the zamindars used to charge a very high rate of land revenue tax, ठीक है। टर्म्स याद रखेंगे कि क्या क्या टर्म्स हम यूज करेंगे, अपने सेंटेंस बनाना इजी है, ठीक है। आप इज, एम, वॉज, वर, हैज, हैड जो मर्जी यूज करो, डजेंट मैटर, बट आपको टर्म्स याद रखनी है, ठीक है, क्लियर। ये सॉइल टिलर्स है, फार्मर्स नहीं है, ये लैंड ओनर्स या जमींदार हैं, ठीक है। एंड व्हाट दे चार्जेस, दैट इज नोन एज लैंड रेवेन्यू टैक्स या चार्ज कह सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दे यूज टू चार्ज ए हाई लैंड रेवेन्यू टैक्स फ्रॉम द सॉइल टिलर्स, दैट्स व्हाई, और एज अ रिजल्ट दे आर लेफ्ट विद वेरी लिटिल आउटपुट और ग्रेन और क्रॉप विच इज नॉट सफिशिएंट, sometimes which is even not sufficient to fulfill their own needs, ठीक है। इतना भी नहीं बचता था कई बार इनके पास कि वो अपनी खुद की ज़रूरतें तो पूरी कर सके, सरप्लस की तो बात ही नहीं आती। दैट मीन्स मार्केटेबल सरप्लस बचता ही नहीं था, वो बेच तो सकते ही नहीं थे, ठीक है। सो बाय और ड्यू टू चार्जिंग ए हाई लैंड रेवेन्यू टैक्स, द सॉइल टिलर्स बिकेम पुअर एंड मोर पुअरर, ठीक है, एंड दे बिकेम और दे आर बिकमिंग रिच एंड प्रॉस्पेरस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। एक और फीचर था इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम का, दैट वाज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ठीक है। जो लैंड होल्डिंग थी, ठीक है, फार्मर्स के पास,
क्लियर। एक और चीज़ आती है कि जो लार्ज फार्मर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो बहुत कम थे। द नंबर ऑफ द लार्ज फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स वर लिटिल वेरी लेस, एंड द फार्मर्स who belong to the category of small farmers, ठीक है, those who have very little or less लैंड साइज, जिनके पास बहुत कम लैंड एरिया था, उनका नंबर ज़्यादा था, जिनको हम स्मॉल फार्मर्स कहते थे। चलो उनके पास ज़मीन कम थी, उसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी कि वो एक जगह पे भी नहीं थी, ठीक है, वो स्कैटर्ड थी, बिखरी हुई थी, जिसको हमने यहाँ पे फ्रेगमेंटेड वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग मीन्स द लैंड area or the pieces of land were scattered of a single farmer। एक सिंगल फार्मर के पास जो अलग अलग पीसेस थे वो स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे, वन पीस एट वन प्लेस एंड द अदर पीस एट अदर प्लेस, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने एफर्ट्स को चैनलाइज नहीं कर पाते थे सही तरीके से, ठीक है। टाइम वेस्ट होता था, क्लियर, मनी वेस्ट होती थी, क्लियर, छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे है, छोटा सा टुकड़ा वहाँ पे है, अगर उनको ट्यूबवेल लगाना है तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, वहाँ पे भी लगा, अगर वो एक ही जगह होता तो एक ट्यूबवेल से काम चल जाता, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी कॉस्ट एंड एफर्ट्स इंक्रीज हो गए थे और आउटपुट क्या हो रहा था, रिड्यूस, क्योंकि दे कुड नॉट चैनलाइज देयर एफर्ट्स। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, स्मॉल फार्मर्स का नंबर ज़्यादा था। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर लैंड पीसेस वर नॉट consolidated, एक जगह पे नहीं थे, they were scattered at different places, and that's why they could not channelize their efforts, as a result their output remained low, उनकी output कम थी। नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, नो सेकेंड लास्ट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमने कल भी डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अ ट्रायंगुलर सिस्टम टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू टैक्स फ्रॉम द soil tillers, in which the government played an important role, ठीक है। the first party, the second party or the intermediary was the जमींदार of the landlords, ठीक है, उन्होंने जमींदार या लैंडलॉर्ड को इंटरमीडियरी बना दिया, बिचौलिए बना दिया, ठीक है। those who were appointed to collect the land revenue tax from the soil tillers, ठीक है, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि soil tillers से लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो गवर्नमेंट को लैंडलॉर्ड जो थे, जमींदार थे, वो डिपॉजिट करेंगे और सॉइल टिलर से कौन चार्ज करेगा, जमींदार से लैंडलॉर्ड चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया गवर्नमेंट, लैंड ओनर या लैंडलॉर्ड एंड सॉइल टिलर, ठीक है, ये ट्रायंगुलर सिस्टम था। ऐसे जा रहा था, सॉइल टिलर से जाता था लैंड ओनर्स को रेवेन्यू टैक्स, एंड लैंड ओनर से जाता था गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट जो थी एक फिक्स लैंड रेवेन्यू चार्ज करती थी तो लैंड ओनर से, लेकिन लैंड ओनर्स अपनी मर्जी से एट देयर ओन डिस्क्रेशन, अपनी मन मर्जी से या मर्जी मुताबिक एट देयर ओन डिस्क्रेशन दे यूज टू चार्ज ए वेरी हाई rate of land revenue tax from the soil tiller, ठीक है, that was the land revenue system। next one is forced commercialization, ठीक है, अभी तक हमने subsistence farming पढ़ी, next है forced commercialization। forced commercialization में है कि farmers जो थे उनको lure किया गया, pressurize किया गया to adopt the commercial farming or to grow the cash crop, ठीक है, उनको commercial farming के लिए force किया गया by luring them, ठीक है, उनको लुभा के, किस चीज़ के लिए, एडवांस पेमेंट के लिए, ठीक है, उनको एडवांस पेमेंट दे देते थे। फॉर एग्जांपल जो इंडिगो थी, ठीक है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप थी, तो उसको ग्रो करने के लिए उनको लुभाया गया, इसलिए कि आप एडवांस पेमेंट ले लीजिए, इतने पर्टिकुलर एरिया में आपको इंडिगो ग्रो करनी है, ठीक है। तो फार्मर्स को एक मोटिवेशन मिला, ठीक है, कि वो उस पर्टिकुलर क्रॉप को ही ग्रो करने लगे, ठीक है। सो दैट वाज द फोर्स कमर्शलाइजेशन। अब वो फूड ग्रेन्स की बजाय वो कैश क्रॉप्स ग्रो करने लगे, ठीक है। सो फार्मर्स वर ल्योर्ड by offering the advance payment for certain cash crops, for example indigo। that's why the farmers started growing cash crops instead of food crops, ठीक है। इसकी वजह से रिजल्ट क्या आया, शॉर्टेज, ठीक है, शॉर्टेज अराइज होगी, ओके। सो दैट वाज द लास्ट वन, ठीक है। सो एग्रीकल्चर सिस्टम यहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेटस यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है।